बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेनरी फ़यूल के हवाले से आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये एक मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी फ़यूल के हवाले से, कि हेनरी फ़यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इस वक्त दुनिया में मैनेजर्स जो हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स या मैनेजर्स जो हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डेटा उनको इजीली मिल सकता है। इंटरनेट ने बहुत सारी आसानियां जो हैं वो पैदा कर दी हैं, लेकिन आज से तकरीबन 100 150 साल पहले जो मैनेजर्स थे उनके लिए बड़ी दुश्वारियां होती थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने उन दुश्वारियों और लिमिटेड जो उनके रिसोर्सेज थे उसमें रहते हुए उन्होंने बेतहाशा काम किया और अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो जहाँ पे वो काम करते थे उनको उरूज पर पहुंचाया। हेनरी फ़यूल भी उन्हीं में शामिल है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का नाम भी आता है, और भी इस तरह, और दूसरे अल्टन मायो है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिन्होंने इनिशियली मैनेजमेंट के बहुत सारी थ्योरीज वगैरह दी हैं, जो कि आज भी जो मैनेजर्स हैं उन थ्योरीज को इस्तेमाल करके काफ़ी फ़ायदे उठा रहे हैं। हेनरी फ्यूल बेसिकली 1841 में इस्तांबुल में पैदा हुए थे, और जब वो 19 साल के थे तब से उन्होंने जो है वो एज अ इंजीनियर काम करना शुरू किया था एक माइनिंग कंपनी में, फ्रांस की। और उसके बाद वो बाद में जो है ग्रेजुअली तरक्की करते करते वो वहाँ पर डायरेक्टर भी बन गए थे, सेम माइनिंग कंपनी में। और वहाँ पर तकरीबन 1,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। और उसके बाद फिर अपनी तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हेनरी फ्यूल ने जो है अपने 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनको डिज़ाइन किया। और इनकी बुक थी, फ्रेंच बुक थी इनकी, 1916 में ये आई थी। और इसमें उन्होंने जो है, इस बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, ये फ्रेंच नाम है, उसमें फ्रेंच बुक थी इनकी। और उसमें उन्होंने ये अपने 14 प्रिंसिपल्स जो थे उनके बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। उस वक्त तो इतनी ट्रांसलेशंस वगैरह नहीं होती थी, तो इनके काम का नॉर्मली जो है लोगों को पता नहीं चला। बाद में जब तकरीबन 1940s और 1950s में जब इनके काम की ट्रांसलेशन हुई इंग्लिश में और दूसरी ज़बानों में, तो फिर ये दुनिया भर में इनके 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो फैल गए और मशहूर हो गए। तो अब हम वन बाय वन इनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं कि क्या इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हवाले से दिए थे। अच्छा जी, सबसे पहला जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को किस तरह डिवाइड किया जाए। तो ये कहते हैं कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स to ensure that effort and attention are focused on special portions of the task. Fayul presented work specialization as the best way to use the human resources of the organization. तो ये फर्स्ट पॉइंट जो इनका है वो है कि काम को किस तरह जो है वो डिवाइड किया जाए। अच्छा, वर्क को इस तरह डिवाइड करना है कि जो स्किल्ड लेबर होता है वो उसकी वो, क्योंकि उसको काम की नौइयत का पता होता है, उसको ये पता होता है काम को किस तरह करना है। तो आपने जो है उस लेबर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है बनस्बत आप अनस्किल्ड लेबर को पे ज़्यादा फोकस करें। तो इस तरह आप अपने काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें कि इजीली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपका जो है वो काम जो है वो पूरा हो जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो इन्होंने दिया वो अथॉरिटी का दिया है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी द कंसेप्ट। ये तो मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कह रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों का आपस में लिंक होता है, बहुत ज़्यादा आपस में ये रिलेटेड होते हैं। अथॉरिटी वॉज डिफाइंड बाई फयूल एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। अथॉरिटी का मतलब ये कि मैनेजर के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो ऑर्डर्स दे सकता है और अपनी स्टाफ से जो है वो उनसे काम ले सकता है और स्टाफ को भी फिर उनका उसका फर्मा बरदार होकर काम करना पड़ता है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व बीइंग
accountable and is therefore naturally associated with the authority. Whoever assumes authority also assumes responsibility. यानी जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर वो फेल हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी जिसके पास अथॉरिटी है। अगर मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी को नीचे किसी दूसरे एम्प्लॉय को डेजिग्नेट किया है, अपनी अथॉरिटी को दिया है, तो फिर वो जो एम्प्लॉय है सबऑर्डिनेट है या मातहत है उसकी जिम्मेदारी भी बनेगी कि उससे पूछा जाए कि क्या आपको जो टास्क दिए गए थे आपने उनको प्रॉपरली फुलफिल किया भी है या नहीं किया। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द कॉमन एफर्ट ऑफ वर्कर्स, पेनल्टी शुड बी अप्लाइड टू इनकरेज। अच्छा, अब यहाँ देखें डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अब आपने जो भी काम करना है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हर एम्प्लॉय के ऊपर, और उसको उन रिस्ट्रिक्शंस में, उन हदूद में रहते हुए काम करना है, विद डिसिप्लिन काम करना है। अगर आपको एक प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल दिया जा रहा है तो आपने उसी टाइमिंग को फॉलो करना है। 9 बजे अगर आपको आना है तो पता चला कुछ वर्कर्स जो हैं 10 बजे आ रहे हैं, कुछ वर्कर 11 बजे आ रहे हैं। अगर आपको एक टास्क, लेबर को खासतौर पे एक टास्क दिया जा रहा है कि आपने 1 घंटे में 1 यूनिट प्रोडक्ट का बना देना, आप नहीं बनाओगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। इसके अलावा और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर पेनल्टीज लगाई जाए और स्टाफ को या वर्कर को जो है डिसिप्लिन पर डिसिप्लिन को फॉलो करने पर मजबूर किया जाए। चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। अच्छा, हो सकता है कि किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़ायद मैनेजर्स हों, तो जो चेन बनी हुई है एक मैनेजर के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एक मैनेजर है उसके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जो एक सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे स्टाफ काम कर रहा है। तो जो बिल्कुल नीचे जो स्टाफ है वो टॉप पे जो मैनेजर है, टॉप लाइन मैनेजमेंट है, उसी से ही वो कमांड लेंगे। ये नहीं है कि अगर एक मैनेजर का स्टाफ है वो दूसरे मैनेजर से कमांड ले रहा है या अहकामात ले रहा है, तो उससे जो है फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। हर जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, गोल होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो जाहिर जितने भी वर्कर्स, मैनेजरियल स्टाफ है या वर्कर्स हैं, जो भी है, वो उसका बुनियादी मकसद जो है उसी गोल को अचीव करना है जो ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी गोल है। बेसिक जो उसका मोटिव है, यानी जो प्रॉफिट अर्न करना है। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो, अगर नॉन प्रॉफिट है तो फिर जो भी उसके मकासद है, चैरिटी वगैरह कर रही है। तो बहरहाल जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल की तरफ सारे एम्प्लॉयज़ को बशमूल मैनेजमेंट के काम करना है। छठा इसमें पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इदारों में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इनफरादी इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखे जाते, ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है इंडिविजुअल गोल्स और इंटरेस्ट पे। रेम्यूनरेशन, मुआवजे, मैनी वेरिएबल सच एज कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, अब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो, उनको मोटिवेट करने के लिए उनके मुआवजे, उनके जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो सही होनी चाहिए। जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी उनसे मेहनत ली जा रही है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको पेमेंट भी करनी चाहिए। अगर उनको उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती तो एक बददिली सी उनके अंदर आ जाती है, उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप उनके मुआवजे जो हैं वो बिल्कुल सही रखें। सेंट्रलाइजेशन, आठवां पॉइंट है हमारा। फयूल डिफाइंड सेंट्रलाइजेशन एज लोअरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल। डिसेंट्रलाइजेशन इज इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस। The degree to which centralization or decentralization should be adopted depends on the specific organization in which the manager is working. दो रोल्स हैं हमारी मैनेजर में अक्सर डिस्कस होते हैं। सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, मरकजियत हो, डिसेंट्रलाइजेशन मरकजियत ना हो। मरकजियत का मतलब यही है सेंट्रलाइजेशन का कि एक ही मैनेजर को आपने फॉलो करना है। अब ये इदारे के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इदारा जो है डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से
जो है मैनेजर उस हिसाब से उस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। नाइन्थ जो पॉइंट है वो स्केलर चेन। मैनेजर्स हायरार्कीज आर पार्ट ऑफ चेन लाइक अथॉरिटी स्केल। ईच मैनेजर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर टू द प्रेसिडेंट प्रोसेस सर्टेन अमाउंट। एक चेन होनी चाहिए, उस चेन के थ्रू ही सारी कमांड जो है ऊपर आनी चाहिए। जैसे अगर ऊपर आपके जो है एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव के नीचे मैनेजर्स हैं, तो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर देंगे मैनेजर को, मैनेजर्स ऑर्डर देंगे अपने असिस्टेंट मैनेजर को, वो ऑर्डर देंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जो है वो ऑर्डर देगा जो नीचे स्टाफ है लेबर वगैरह काम कर रहा है। तो एक चेन की सूरत में जो है वो कमांड या वो जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। तो एक स्केलर चेन होनी चाहिए। ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एंड 10वां पॉइंट है ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑल मटेरियल्स एंड पीपल रिलेटेड एज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल एज पॉसिबल। एक ऑर्डर में रह के आपने काम करना है। इक्विटी भी तकरीबन कमोबेश यही पॉइंट्स हैं, सबको जो है वो इक्वल आपने जो है वो रखना है। ऑर्डर में एक चीज़ और भी ये हो सकती है कि आपकी तमाम चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना हो कि स्टाफ का लेबर का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, आप हर दूसरे तीसरे दिन महीने बाद साल के बाद वर्कर्स को चेंज कर दें, नहीं। इस तरह जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है वर्कर। अगर आप उनको ये श्योरिटी देंगे कि आपको हम, अगर आप मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो हम आपको कुछ मौके देंगे, उसके बाद हम आपको फायर करेंगे, तो उससे ये होगा कि स्टाफ का, लेबर का, वर्कर्स का मोटिवेशन लेवल जो है हाई होगा। तो आपकी जो टेन्योर की स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए, और आप वर्कर्स को ये बताएं कि आप काम करें, फ्री होकर काम करें, ऐसा नहीं है कि आपको फौरन निकाल दिया जाएगा। 13 पॉइंट है इनिशिएटिव। मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इनकरेज वर्कर इनिशिएटिव विच इज डिफाइंड एज ए न्यू एडिशनल वर्क एक्टिविटी। अब वर्कर्स को ये इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से कि आप इनिशिएट करो चीज़ों को, आप भी एक तरह से मैनेजमेंट का पार्ट हो, आप इनिशिएट करो, आप कोई अच्छा आइडिया लेकर आओ तो हम उसको देखेंगे, आप कोई अच्छी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से स्टार्ट करो तो हम उसको फॉलो करेंगे। इससे भी जो वर्कर्स होते हैं उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसको उर्दू में कहते हैं इत्तेहाद में बरकत। मैनेजर टू इनकरेज हारमोनी एंड जनरल गुड फीलिंग अमंग, यानी सब मिलजुल के काम करें, और जो है वो इस मिलजुल के काम करने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लरिश होगी और उसमें काफ़ी तरक्की आएगी। तो ये 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे जो हेनरी फयूल ने दिए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स हेवन को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए वो आपको फ़ौरन उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।